नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। और आज डीमन स्लेयर के कुछ ऐसा एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर कुछ मिस मैचिंग और कुछ अनअंडरस्टैंडिंग हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के साथ में। तो पहला सीन निकल के आता है तानजीरो के इयररिंग्स का डिजाइन चेंज होते हुए। तो नोटिस करेगा तानजीरो के कान में जो हानाफोना इयररिंग्स होते हैं ना, उसका डिजाइन कुछ सीन्स में अलग होता है, कभी थोड़ी ब्लर हो जाती है या कर्व हो जाती है। पहली बार जब एपिसोड 1 में दिखाते हैं तो पैटर्न थोड़ा डूल होता है, लेकिन एपिसोड 19 में जब वो हिनोकामी मूव यूज करता है उस सीन में इयररिंग्स एकदम क्लियर और ब्राइट हो जाता है। ये एनिमेशन मिस्टेक है, लाइटिंग और फ्रेम की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ गया है, मगर ये बहुत ही आइकॉनिक डिफरेंस है। नंबर 2, तानजीरो का शॉट कभी डैमेज होता है या नहीं। अब देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अब ये सीन याद कर, जब तानजीरो किसी डीमन के नेक पर शॉट मारता है, लॉजिक के हिसाब से उसके ब्लड में स्क्रैच होने चाहिए थे, पर थोड़ा तोड़ फोड़ भी दिखनी चाहिए थी, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे ब्लड बिल्कुल नहीं लगती है। पर ऐसा क्यों? क्या एनिमेशन बनाने वाले में कुछ गलती की है या फिर एनिमेशन में कुछ गलती हुई है? एपिसोड 17 में क्लियर दिखाया गया है, इवन रेनगोकू और अकाजा की फाइट में भी कभी ब्लड चीप हो जाता है और कभी अगले ही फ्रेम में वापस नया दिखाई देता है। ये एनिमेशन कंटिन्यूटी का मिस्टेक है। अब तुम क्या कहोगे इस एनिमेशन पर? नंबर 3, नेजुको और सूरज वाला लॉजिक थोड़ा वीक है, पर ऐसा क्यों? चलो मैं बताता हूँ। हम सब जानते हैं नेजुको सनलाइट में आते ही जल जाती है, पर लेकिन एपिसोड 2 में जब तानजीरो उससे बास्केट में लेकर जा रहा होता है तो बास्केट के चेन से लाइट अंदर आ रही होती है, पर नेजुको बिल्कुल ठीक रहती है। अब पर ऐसा क्यों? मेरा भाई यही जवाब है। एपिसोड 4 में भी कुछ शॉट्स हैं जो बैकग्राउंड में दिन का टाइम है, फिर भी नेजुको बर्न नहीं होती। ऐसे लोगों ने सनलाइट लॉजिक गैप बोला है, मतलब रूल सब जगह अप्लाई नहीं हुआ है। नंबर 4, तानजीरो का स्कार बार बार शेप चेंज करता है। तानजीरो का फोरहेड पे जो स्कार लगा हुआ है या फिर जन्म से ही है, वो थोड़ा अलग लगता है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज बढ़ती है वो इसका डिजाइन चेंज करता रहता है। एपिसोड 1 में वो लेफ्ट सेंटर में था, पर एपिसोड 19 में जब आते आते ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। ये एक्चुअली एनिमेशन अपग्रेड था, क्रिएटर ने बाद में डिजाइन थोड़ा स्टाइलिश कर दिया था, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। अब चलते हैं आगे। नंबर 5, डीमन स्लेयर के अंदर हर हशीरा के पास एक क्रो है और जो बोलता भी है। तो नोटिस करेगा जब भी डीमन स्लेयर क्रॉप्स को नया मिशन मिलता है तो एक क्रो यानी कोवा तुरंत आ जाता है और बोलता है मिशन मिशन मिशन। पर सोच, ये क्रो इतनी दूर से आता कैसे है बिना डिले के? कभी सोचा है? एपिसोड 5 में और 10 में ये चीज क्लियरली दिखाई गई है। ये अनरियलिस्टिक लगता है, पर फ्रेंड्स ने मजाक में बोला ये क्रो यूपीआई से तेज है। तुम्हें क्या लगता है? नंबर 6, हर डीमन की मरने से पहले उसका फ्लैशबैक क्यों दिखाया जाता है? ये सबसे कॉमन पैटर्न है डीमन स्लेयर में। हर डीमन मरने से पहले उसकी इमोशनल स्टोरी या पास्ट दिखाया जाता है। स्वैम्प डीमन हो या रोई हो या इनमू हो, सबका एक सैड बैकग्राउंड मिलता है। एपिसोड 6 और 19 में ये ज्यादा नोटिसेबल है। लोगों ने बोला ये फॉर्मूला थोड़ा रिपीट हो गया, 1-2 बार इमोशनल लगा पर बाद में प्रेडिक्टेबल हो गया। नंबर 7, मुसान किबुत्सुकी के डिसीजन इलॉजिकल थे। अब वो कैसे जानो? अब मैं तुझे एक सिंपल बात बताता हूँ। मुसान सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल डीमन दिखाया गया है, लेकिन उसके डिसीजन एकदम स्टूपिड लगते हैं। जैसे एपिसोड 26 में वो बिना सोचे समझे सब लोअर मून डीमंस को मार देता है और बाद में इनुमु को अकेला भेज देता है मुगेन ट्रेन पर, जबकि वो टीम भेज सकता था। इसीलिए कई फैंस बोलते हैं मुसान एकदम ओवर पावर्ड फूल करता है। एपिसोड 19 में जब तानजीरो पहली बार सन ब्रीथिंग यूज करता है तो उसके पास उसका नॉलेज कहां से आया? सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। उसके ट्रेनिंग या मेमोरी में कभी दिखाया नहीं गया था। और एपिसोड 24 में जब वो एकदम से पावरफुल बन गया, इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट अनरियलिस्टिक लगता है। ये सडन पावर रिवील थोड़ा फोर्सेबल लगा फैंस को, क्योंकि इसके अंदर तानजीरो एकदम पावरफुल देखने को मिलता है। नंबर 9, जेनोसु और इनोसुके का डेवलपमेंट स्लो है।
ऐसा क्यों? जेनत्सु और इनोसुके दोनों अमेजिंग कैरेक्टर हैं, पर अगर तू ध्यान से देखे तो उनका ग्रोथ बहुत स्लो है। जेनत्सु ज्यादातर सीन्स में चिल्लाता है या रोता है। इनोसुके का आर्क भी एब्रुप्टली एंड हो जाता है। उसके अंदर का चेंज प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया। ये राइटिंग गैप था। क्रिएटर ने फोकस तानजीरो पे ज्यादा रखा है, इसीलिए जेनत्सु और इनोसुके थोड़ा स्लो देखने को मिलते हैं। नंबर 10, डीमन हीलिंग का रूल क्लियर नहीं है। अब ये देखो, इसका मतलब ये है कुछ डीमंस 1 सेकंड में हील कर लेते हैं, पर शो में कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया क्यों। क्योंकि जो ड्रम डीमन था बहुत स्लो हील करता है। रूही के थ्रेड इंस्टेंटली रिपेयर हो जाते हैं। इसका लॉजिक मिसिंग है। ब्लड लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं दिखाया गया है, जो देखना चाहिए था। नंबर 11, डाकी और ग्योतारो का पावर डिफरेंस। देखो, डाकी और ग्योतारो टेक्निकली एक डीमन है, पर उनका पावर बैलेंस कंफ्यूज करता है। देखो, कभी डाकी वीक लगती है तो कभी ग्योटारो अनबीटेबल लगता है, और कभी तो दोनों एक ही लेवल के लगते हैं। और दोनों का क्रूडिलेट अटैक का लॉजिक भी थोड़ा अनक्लियर लगता था, इसीलिए फैंस ने डुअल पावर कंफ्यूजन कहा इनको। नंबर 12, मुजान की प्लान मेकिंग वीक थी। अब वो ऐसा क्यों? देखो, मुजान हर बार छोटी मिस्टेक्स करता रहा। उसने सबसे लोएस्ट अपर मून्स को भी टाइम पे बैकअप नहीं दिया, और जब डीमन स्लेयर क्रॉप्स उनकी हाइड आउट तक पहुंच गया तो वो पैनिक में आ गया। एपिसोड 26 में और इन्फिनिटी कास्टल के आर्क में ये क्लियरली दिखाया गया है। एक मास्टरमाइंड विलेन को इतना पैनिक नहीं करना चाहिए था जो मुजान ने किया। तो देखो, डीमन स्लेयर जितना सुंदर एनीमे है, उतने ही छोटे डिटेल्स का होल भी है, पर वो गलतियां शो को वीक नहीं बनाती। वो बस एक दिखाती हैं कि इंसान चाहे कितना भी परफेक्ट बनाए, कुछ ना कुछ कमी रहती ही है।